नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ यात्राएं शुरू कर दी हैं, सम्मेलन शुरू कर दिए हैं, संगोष्ठियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं बीजेपी हाईकमान ने सीएम योगी को दोबारा सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने के लिए दिल्ली से रोड मैप तैयार कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद योगी कैबिनेट में विस्तार के फैसले ने राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं। जाहिर है कि कैबिनेट में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों को वोट के लिहाज से भी तवज्जो दी जा रही है, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। अब विपक्षियों के तमाम सम्मेलनों के जवाब में बीजेपी का ये एक बार कितना कारगर होता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगले 1 घंटे तक हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। तमाम पार्टियां अपने अपने सम्मेलन, यात्राएं आयोजित कर रही हैं, संगोष्ठियां आयोजित कर रही हैं। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से इस मंत्रिमंडल के विस्तार को किया जाएगा और तमाम तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए की जाएगी। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी 6 महीने बचे हैं। 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो 3 महीने के लिए यहाँ मंत्री बना रहे हैं। मतलब बंदरबाट, लास्ट में भी बंदरबाट करने के चक्कर पड़े। जल्दी से बंदरबाट कर लो, क्योंकि 2022 में तो सरकार आनी नहीं है। अभी जल्दी से बंदरबाट कर लो। जनता की चिंता नहीं है, बंदरबाट की चिंता है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर जब विफल हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के नौजवान जब रोजगार मांग रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को मंत्री बनाकर रोजगार दे रही है। वादा तो था कि प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हो रहा उसके बिल्कुल उल्टा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इन सब विषयों से ध्यान भटकाने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है सिवाय अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की उन्हें पूरी तरीके से विफल मान चुकी है और हर मुद्दे पे जनता के महंगाई से लेकर, रोजगार से लेकर, किसान के मुद्दे से लेकर, एलपीजी गैस के मुद्दे से लेकर, गरीबी के मुद्दे से लेकर, कोरोना काल में आप सबने देखा क्या हुआ। तो लिहाजा अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी यही सोच रही है कि नए मंत्रियों को लाकर वो अपनी छवि को बना सकते हैं, जिसे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। जनता के पैसे की लूट करके इन मंत्रियों को सुख सुविधा देने का काम कर रही है, क्योंकि आज इनके पास पिछड़े ने जो सरकार बनाने का काम किया था, वो वोट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भटक चुका है और अब वो इनके हाथ में आने वाला नहीं है। चाहे मंत्री बनाए, चाहे एमएलसी बनाए, ये पूरी तरीके से चाहे जितना लालच देने का काम करें, अब 2022 में जनता इनको पूरी तरीके से हरा कर चुनाव और सड़क पर लाने का काम करेगी। तो आपने सुना राजनीतिक पार्टी के नेताओं को। दरअसल बीजेपी के खिलाफ तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है और बड़े ही जोर शोर से आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के 2022 के लिए चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो साइकिल यात्रा निकाल रही है, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है, कांग्रेस पार्टी गांव गांव जाकर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के नेता भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 सालों में जो काम किया गया उनको जनता तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही किस तरह से जो प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, कैसे उन प्रोग्राम के जरिए जनता को बताया जाए कि जो काम इस कार्यकाल में बीजेपी की सरकार की ओर से किए गए हैं, ये जनता के विकास के काम है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, इसको काफ़ी ज़्यादा अहम इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो संभावित नाम है वो हम आपको बता भी रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी इसमें है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के। इसके साथ ही जितिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
तो ये वो नाम है जो संभावित माने जा रहे हैं, इन लोगों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। और जो सम्मेलन विपक्ष के आयोजित हो रहे हैं, इसके खिलाफ बीजेपी का एक बड़ा कार्ड इसको माना जा रहा है। तो अब जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, इसको लेकर कुछ नामों पर कयास हैं, लेकिन जब विस्तार होगा तब ये देखना होगा कि आखिर क्या चाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से चली गई है विपक्षियों के सम्मेलन के खिलाफ। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में किस तरह की तैयारी विपक्षी पार्टियों की चल रही है। सरकार जिस तरह अपने योजनाओं को, अपने कामों को गिनाने की कोशिश कर रही है और ये बता रही है कि विकास हुआ है बीजेपी के इस कार्यकाल में, तो इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के जो सम्मेलन है उनके जरिए वो अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। प्रदर्शन का दौर भी हमने देखा, सदन से लेकर सड़क तक किस तरीके से हंगामा सरकार के खिलाफ हो रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सड़क पर उतर रहा है, ये भी सब तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल अभी जो मंत्रिमंडल की संख्या वर्तमान में वो 53 है उत्तर प्रदेश में, इसके साथ ही 23 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री इसमें हैं, और 21 राज्य मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 21 राज्य मंत्री हैं, 23 कैबिनेट मंत्री अभी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो ये पूरा आंकड़ा भी आपको ग्राफिक के जरिए हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। 7 और नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो 7 और नए मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी है। तो आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। ग्राफिक के जरिए आपने समझा कि आखिर मंत्रिमंडल का जो आंकड़ा है फिलहाल क्या है और इसमें कितने और लोगों को जगह मिल सकती है। उनके नाम भी संभावित सामने आ रहे हैं कि ये हो सकते हैं, जिनमें जितिन प्रसाद का नाम है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी है। और 2022 के लिहाज से इस बार क्या कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरह विपक्ष हल्ला बोल रहा है सरकार के खिलाफ, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर वोटर्स को ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के शासनकाल में विकास तो हुआ नहीं है, बल्कि और तमाम मुद्दों को गिनाया जा रहा है। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो काम हुए हैं जनता तक बीजेपी के नेता पहुंचें और बताएं कि किस तरह से इस कार्यकाल में बीजेपी की काम हुआ। और साथ ही सम्मेलनों का दौर अभी और ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब सब ये देख रहे हैं कि आखिर मंत्रिमंडल में किन लोगों को जगह मिल सकती है, क्योंकि इस तरह की जानकारी है 7 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो क्या ये चुनावों से पहले विपक्षियों पर एक बड़ा वार होगा, सवाल ये भी आज पूछेंगे। और सवाल ये भी होगा कि आखिर कब तक कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो चलिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं आनंद दुबे। आनंद दुबे जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं अब्दुल हफीज गांधी। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। निषाद पार्टी से प्रवक्ता हैं अजय सिंह। अजय सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। एसबीएसपी से प्रवक्ता हैं पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं विकास श्रीवास्तव। विकास श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। आनंद दुबे जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर, कब तक हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और क्या ये माना जाए कि विपक्षी जिस तरीके से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, अलग अलग सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, संगोष्ठी आयोजित की जा रही हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं, इसके खिलाफ ये एक बड़ा वार बीजेपी का हो सकता है? पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी। मुख्यमंत्री जी जब चाहें मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे,
करेंगे या नहीं करेंगे, जी। अगर करेंगे तो किन लोगों को इसमें शामिल करेंगे, किन लोगों को कौन सा प्रभार दिया जाएगा, किन मंत्रियों का कौन सा प्रभार तय होगा, ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और ये जो खबरें आप लोग चला रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों तक भी पहुंच रही हैं, तो इस विषय में मैं इतना ही कहता हूं। आनंद जी, आपको तो सब जानकारी होगी ना पहले से ही? जी, आपको तो सब पता होगा पहले से, आपके पास तो जानकारी होगी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं पार्टी के। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले देखा कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जब उचित समझेंगे हाँ। और वो इस पर फैसला करेंगे, और जैसे ही वो इस पर फैसला करेंगे तो पार्टी को भी इसकी जानकारी होगी, प्रवक्ताओं को भी इसकी जानकारी होगी, और आधिकारिक रूप से ये जानकारी आप तक भी पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, या जिस तरह से आप अखबारों में या जिस तरह से टीवी चैनलों में ये खबरें आ रही हैं, तो उसके आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब उनको उचित लगेगा वो इसका मतलब विस्तार करेंगे, या फिर उनको लगेगा वो फिर बदल करेंगे, जो भी उनको उचित लगेगा वो करेंगे। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी, आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी ब्राह्मण चेहरा ला रही है कैबिनेट में, जितिन प्रसाद का नाम भी सामने आ रहा है, हो सकते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल। देखिए, हर पार्टी ने अपनी कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी की इलेक्शन की तैयारी कर रही है और पहले से लगी हुई। जहाँ तक सवाल है मंत्रिमंडल के विस्तार का, तो आप ये देखिए कि 4-5 महीने बचे हुए हैं, और 4-5 महीने में अगर समाज के लोग मिलेंगे तो क्या उस समाज का फायदा हो जाएगा। रहे कि निषाद पार्टी के संजय निषाद जी आएंगे और दूसरे लोग भी आ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों का कहीं ना कहीं अपमान, उन लोगों को अपमानित महसूस करके भारतीय जनता पार्टी से अपने कनेक्शन खत्म कर लेने चाहिए। कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया, भारतीय जनता पार्टी को लालच दे रही है। अनुप्रिया पटेल जी जो अपना दल से जुड़ी हुई है, उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। इतने साल तक वो खाली बैठी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूछा, और जैसे ही उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नजदीक आया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बना दिया। और भी ओबीसी समाज के लोग जो है केंद्र मंत्री बनाए गए, सिर्फ उत्तर प्रदेश को देखकर। आप ये देखिए कि पिछला 2017 का इलेक्शन केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़ा गया। वो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसी समाज का वोट लेने के बाद उनको दरकिनार कर दिया गया। और योगी जी की लड़ाई और मौर्य जी की लड़ाई किसी से छुपी हुई नहीं है। उनको कई बार जो है अपमान का घूंट पीना पड़ा, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां हैं कि वो ओबीसी समाज का नुकसान कराकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से किसी भी समाज का फायदा नहीं करना चाहती है। उसके लिए इलेक्शन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मशीन बन चुकी है। उसे जनता की भलाई, दूसरे लोगों की भलाई, और जो हमारा समाज है, चाहे ओबीसी समाज है या दलित समाज है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। वरना 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार कौन करता है? मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा 6 महीने के अंदर। 3 महीने तो उनको कार्यकाल कामकाज समझने में निकल जाएंगे, फिर इलेक्शन आ जाएगा। अगर आप सिर्फ, तो क्या विपक्ष को टेंशन हो रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? हमको किसी तरह की टेंशन नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना जनता को बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती है, और ये सिर्फ दिखाना चाहती है कि वो उनकी भलाई के लिए उनके समाज के मंत्री बना रहे हैं। हमारा सवाल सीधा है, क्यों नहीं 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को मंत्री बनाया? ये लोग शुरू से उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको दरकिनार किया गया। इनके भी मैनिफेस्टो है, इनके भी लोगों से इनके वादे थे, लेकिन ये लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने जा रहे हैं, इन्होंने जो समाज से अपने वादे किए थे, ठीक है, समाज से अपने वादे, ठीक है, बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा। ठीक है, बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा। एक एक कमेंट सबका हो जाए। पहले अजय सिंह जी, संजय जी का नाम सामने आ रहा है, संजय निषाद जी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? जी जी, बहुत मजबूती से आ गया है नाम। और दूसरी बात क्या है कि इस नाम के पीछे जो बैठकें हुई हैं, जितनी मीटिंगें हुई हैं, बहुत ही सकारात्मक संदेश मिला है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। और हम लोगों ने निरंतर बैठकें करके उनके बातों को समझ के अपनी बातों को निरंतर रखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही और उचित समय पे सारे डिसीजंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग को सकारात्मकता मिल चुकी है। और शीघ्र ही जो विस्तार है उसमें हम लोग की शामिलात हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छी पोजीशन बना के भारतीय जनता पार्टी हम लोग को प्लेस करेगी। इसके लिए शीघ्र सूचना मिलेगी आने वाले कुछ ही दिनों में। और मुझे लगता है कि ये सही समय होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सकारात्मक संदेश मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि सबसे सही समय है और ये उचित समय भी है। जी ठीक है। पीयूष मिश्रा जी, एसबीएसपी कहां रास्ता खोज रहे हैं अपना? पीयूष मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज मिल रही है सर? मैं मनोज मिश्रा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? पीयूष मिश्रा जी,
नहीं, मैं मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ, आप मुझसे ठीक पूछ है रहे सर, हैं। मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा। लगता है पीयूष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार मैं राजनीतिक कमेंट ले लूं, उसके बाद मनोज जी आपके पास में आ रहा हूं। अच्छा, विकास श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी जी, सुन पा रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी, गांव गांव तक आपके नेता जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नाकामियां क्या रही हैं बीजेपी सरकार की, और आप लोग क्या करेंगे? क्या ये अभियान कांग्रेस पार्टी का आपको लग रहा है कि सफल हो पाएगा और संजीवनी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल पाएगी? निश्चित तौर पे आक्रमणीय भारतीय जनता पार्टी और उसकी नाकामियों को गांव गांव तक 3 दिन 75 घंटे तक कांग्रेस के लोगों ने इस 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर करीब 90 लाख लोगों से बातचीत किया है। इस अभियान में गांव के अंदर इनके प्रति जो आक्रोश था वो खुल के मुखरित हुए लोग। उन लोगों ने सही सच्चाई बताई कि ब्राह्मण समाज के अंदर, अति पिछड़े वर्ग के अंदर काफी असंतोष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को प्रमुखता से आगे रख के लड़ा। पर इसके बाद हुआ क्या, उनको दरकिनार करते हुए मंत्रिमंडल में भी ब्राह्मण चेहरों की बहुत ही अभाव रहा और उनको बढ़ चढ़ के जो भूमिका नहीं निभाने का मिला। एक दिनेश शर्मा जी केवल नाम के उप मुख्यमंत्री के तौर पे जरूर हैं कि शर्मा व्यक्ति नाम से, पर इसके बाद भी उनका जो व्यक्तित्व होना चाहिए था, जो सरकार में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, उस समाज को लगातार निचले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक दरकिनार करने का काम किया। वही अति पिछड़ों के साथ जो उन्होंने वादा किया था, अति पिछड़ों में करीब 17 जातियां थी जिनको अनुसूची में शामिल करने की बात थी, और लगातार उनका सम्मेलन हुआ और उसके बाद इन्होंने उनका वोट 2017 में भी लिया, लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी ने दोनों लोकसभा चुनाव में भी उनका वोट लिया। पर वोट लेने के बाद उनको ठगा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रोहिणी आयोग बनाया था, जो जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की जो रिपोर्टें थी, उन रिपोर्टों को लागू नहीं किया गया। कानून में अति पिछड़ी जातियों को शामिल करने का जरूर एक प्रावधान ऐड हुआ, पर इसके बाद भी जातिगत गणना से सरकार लगातार भागती रही 4.5 साल तक। अब केवल 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद लग जानी है आचार संहिता। इसी 3 से 4 महीने के लिए अब लोगों को गुमराह करने के लिए, जातियों को विवार, इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता से साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति में उतरी है, जबकि उसको नौजवानों को रोजगार देना था। जो लोगों से उसने वादा किया था हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो सारे वादों से पीछे हट गई। और जो 4 लाख नौकरी देने का मुख्यमंत्री वादा कर रहे हैं, वो अभी आपके सामने आया कि नेपाल वो युवक भाग गया और फर्जी तरीके से वीडियो सामने आया है, पूरे देश ने देखा। ठीक है, विकास श्रीवास्तव जी आपके पास में आऊंगा और भी सवाल आपसे लूंगा। मनोज मिश्रा जी, आपने सभी राजनीतिक पार्टियों को सुन लिया सर। आप क्योंकि लगातार लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और साथ ही बड़ी नजदीकी से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते भी हैं, सभी विपक्षियों की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं और गांव गांव जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह नाकाम ये सरकार रही है। तो क्या इसका मुकाबला मंत्रिमंडल विस्तार कर पाएगा सर, अगर इस लिहाज से हम देखें? देखिए, दरअसल आज कोई पहली बार नहीं है। हम अंतिम वर्ष के चुनाव में हमेशा बहुत सारे राज्यों में या केंद्र में भी मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन देखा हुआ है जी। अगर लगातार बात कर लें, विपक्ष के जितने प्रवक्ता हैं वो कहीं न कहीं इस बात को बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होने जा रहा है जी। चाहे वो जाति प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोगों ने देखा था कि 2019 के चुनाव के जाना, फिर विधान परिषद में राजभर का यहाँ से लेकर दिल्ली तक का दौरा, बीच में कितनी बातें राजभर जी लगातार करते रहे भाजपा को लेकर के। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, चुनाव आने से पहले या चुनाव में जाने से पहले चुनाव की जीत के लिए बेहतर होता है वो सभी करते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे मौजूदा जो प्रदेश सरकार की स्थिति है, विगत कोरोना के 18 महीने के लगभग मंत्रिमंडल एक्सटेंशन की चर्चाएं 2 साल पहले भी हुई और कहीं न कहीं ये टलती जा रही थी। लखनऊ से दिल्ली हम लोगों ने देखी है, चाहे वो अमित शाह मुख्यमंत्री की बात कर ले, तो कहीं न कहीं उन लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जिनको उपेक्षित करने की लगातार चर्चाएं चल रही। लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक बड़ा नाम है, आपने देखा होगा, हमने विधानसभा में देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होती थी 2002 से 2007 या 2007 से 2012 की बात कर ले, 2012
मजबूत नेता थे, कद्दावर नेता थे, पार्टी के संघर्षों से खड़े हुए थे। लेकिन ये होता था कि कहीं न कहीं उनको भी पद दे करके, मान सम्मान दे करके और देना चाहिए था। इसी तरीके से राजभर की बात कर ले, जो नाम आ रहे हैं, जातिगत टिप्पणियां उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं की जाएं, जातिगत चुनाव के ढांचे नहीं तैयार किए जाएं, इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। और अछूती है तो ब्राह्मण सम्मेलन किस बात का, मैं किसी को कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आज ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी सभी लोग बन रहे हैं, कोई गोरखपुर से बन रहा है तो कोई अयोध्या से बन रहा है। अगर ये आरोप भाजपा पे आता है तो ये आरोप सब पर आता है। लेकिन कहीं न कहीं उद्देश्य सबका होता है कि हम चुनाव में जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आए और ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीते। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी इन बातों का वैचारिक सामंजस्य, संगठन और पार्टी, इन तीनों चीजों को बैठाने की कोशिश की जाए। हो सकता है कि कुछ लोग मंत्री पद से संगठन में आए, कुछ लोग संगठन से मंत्री पद से जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये मुख्यमंत्री का अपना निजी अधिकार होता है। हम उस पर समीक्षा कर सकते हैं कि इसका परिणाम अभी क्या होगा या बाद में क्या होगा। जी ठीक है। आनंद दुबे जी, एक बार फिर से अगर आप हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी हो तो बताएं हमें। पीयूष मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं सर? हैं हमारे साथ? चलिए, लगता है पीयूष मिश्रा जी अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर एसबीएसपी का पक्ष मिल जाता बहुत बेहतर होता, क्योंकि मनोज जी ने कई सारी बातें एसबीएसपी को लेकर भी कही। लेकिन आनंद दुबे जी, जो तमाम सारी बातों का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह अभियान, यात्राएं और तमाम सारे प्रोग्राम राजनीतिक पार्टियों की ओर से आयोजित किए भी जाते हैं, और सरकार की ओर से ये पूरी कोशिश रहती है कि हम चाहे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हो, चाहे एंड मौके पर तमाम सारी योजनाओं के जरिए हो, जनता को ये बताने में कामयाब हो जाएं कि हमने आपकी सुध ली, इन 5 सालों में हमने आपके लिए काम किया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्ष जोर शोर से इस बार हल्ला बोल रहा है, आपके पास कुछ ऐसे ठोस मुद्दे हैं कि आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? जी देखिए, मैं मेरी बात पूरी सुनी जाए और बीच में बोला पहली। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी ध्यान से सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, बाकी लोगों को मैंने ध्यान से। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2017 का चुनाव जो है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में लड़ा गया। तो पहली चीज मैं उनको ठीक कर दूं कि उस समय प्रदेश के अध्यक्ष जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी थे। ठीक है, 17 में। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप पे लड़ती है, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति विशेष यहाँ चुनाव नहीं लड़ता है। ये कोई राजघराने की पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी और संगठन की पार्टी है। और पूरी पार्टी समग्रता के साथ हर एक चुनाव लड़ती है, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस ने अभी कहा कि ओबीसी और तमाम चीजें, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ओबीसी के लिए या किसी भी समाज के किसी भी तबके के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने दिया, नीट में आरक्षण हमने दिया, अभी संविधान में संशोधन करके राज्यों को जातिगत रूप से जो है आरक्षण की नई व्यवस्था करने का अधिकार हमने दिया। इसके अलावा केंद्र में हमारे हो या राज्य में हर जगह हमने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी जो खुद देश को 70 वर्षों तक जाति और जमात की राजनीति में उलझाए रही, जिसका आरोप जनता अच्छी तरह से जानती है और जनता कांग्रेस को भली भांति पहचानती है। इसीलिए कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है कि राहुल गांधी को अमेठी हारने के बाद दोबारा अपना मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही है और वो अमेठी वापस नहीं आए। और जो कांग्रेस आइसोलेशन में थी अभी तक, वो अब जो है गाये बेगाये उत्तर प्रदेश में आकर पॉलिटिकल टूरिज्म करके वापस दिल्ली चली जाती है। दूसरी चीज, जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल को उत्तर प्रदेश की जनता आज तक नहीं भूली है। इसीलिए 2017 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी को हर चुनाव में जनता ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, उनके कुकर्मों की सजा उनको देने का काम किया है, और अब भी ये नहीं सुधरे हैं। आप ये देखिए ना कि ये किस तरह से इनके नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि तालिबानी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह है। मतलब शर्म आनी चाहिए। और इन लोगों को इतनी भी, इनके जो नेता है अखिलेश यादव, इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने इस बयान की भर्त्सना की हो। ठीक है, कार्रवाई तो बहुत दूर की चीज है। तो इन सब चीजों को जनता देख रही है। और जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने
4.5 साल में 4.25 लाख नौकरी दी है, 3 लाख संविदा पे दिया है, 2.5 करोड़ रोजगार पैदा किए, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए, 40 लाख आवास बनाए, 56,000 सामुदायिक शौचालय बनाए हैं, 1 करोड़ 40 लाख विद्युत कनेक्शन दिया है, 65 लाख निःशुल्क कनेक्शन दिया है, 1 करोड़ 45 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। ठीक है, अभी बहुत समय सर, बहुत समय अभी मुद्दे गिना लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब आपने सवाल जो उठाया कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऊपर, दोनों नेता इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अब्दुल जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए समय कम है, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं और विकास का दावा बीजेपी कर रही है। आपने सुना भी किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता तमाम सारी योजनाओं को गिना रहे थे, लेकिन आप लोगों के पास क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको गिनाकर आप जनता का विश्वास जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल, ये मुद्दे हम जनता के बीच ले जाएंगे। फिर कोरोना का मिसमैनेजमेंट, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से और हॉस्पिटल में जो मिसमैनेजमेंट रहा, उस सारे मुद्दों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। ये भी हम मुद्दे उठाएंगे कि जिस तरह से जो हमारे प्रवासी मजदूर आए थे उन पर लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई जगह हमने देखा कि हॉस्पिटल के जो वार्ड है, कोरोना वार्ड है, वहां पर गंदा पानी भरा हुआ था। आगरा में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना सेंटर्स में सरकार खाना तक नहीं दे पा रही थी, तो गेट के बाद एक केले के लिए मरीज परेशान थे। करप्शन का मुद्दा उठाएंगे, किस तरह से कोरोना किट में जो है वो करप्शन हुआ है। सड़कें नहीं है, सड़कों में जो है गड्ढे मुक्ति की बात जो है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आज भी आप देखिए कि कोई भी विकास नहीं। हमने जो है 23 महीने के अंदर आगरा एक्सप्रेस वे दे दिया था 302 किलोमीटर का। भारतीय जनता पार्टी अपने 4 साल के कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी तक जो है तैयार नहीं कर पाई है। तो ये अभी शौचालयों की बात कर रहे थे, वहां पर उपले और कंटे रखने का काम हो रहा है, क्योंकि नाम मात्र के लिए वो बना दिए गए हैं, वो जनता इस्तेमाल नहीं कर रही कि जरा सा गड्ढा खोद के और दीवार खींचने से वो शौचालय नहीं हो जाते। बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने कही कि आरक्षण खत्म किया था, जिससे ओबीसी समाज के 11,000 डॉक्टर बनने से रह गए थे। इसी सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटीज के अंदर लागू किया था, जिससे ओबीसी का, SC ST का आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म हुआ था। यही सरकार जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का निजीकरण कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है आरक्षण जो है खत्म हो रहा है। यही सरकार जो है, आप ये देखिए कि अभी 127वां संविधान संशोधन तो लेकर आए हैं, लेकिन 2000 तक राज्यों को पावर थी कि वो ओबीसी लिस्ट में जातियों को इंक्लूड कर सकते थे। ये इनकी सरकार में खत्म हुआ। अगर ये दोबारा उसको लेकर आते हैं तो इनकी कोई भी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, गलत बात है। ठीक है, आनंद जी आऊंगा आपके पास। आनंद जी प्लीज आऊंगा आनंद जी आपके पास, और साथ ही जवाब देना चाह रहे थे क्योंकि विकास जी आपके पास भी आऊंगा। वक्त हेडलाइन का और आप सभी खास मेहमान बने रहिए। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ, 75 महिलाओं को किया गया सम्मानित। 59,000 ग्राम पंचायत भवनों से मिशन शक्ति का रक्षाबंधन बाद होगा यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार, सहयोगी दल भी आएंगे साथ। संजय निषाद, आशीष पटेल के मंत्री बन जा रहे कयास। दिल्ली से अयोध्या के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। 941 किलोमीटर के लिए बिछाई जाएगी नई पटरी। तो एक बार फिर से आप सभी का चर्चा में स्वागत है। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि चर्चा हम 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। विकास जी अपनी बात रखिए। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने सिरे से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के योगदान को नकार दिया जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना कि ब्राह्मण वोटों के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को आगे किया। 2014 की लड़ाई लड़ी, 2017 की लड़ाई लड़ी, और जब समय आया
तो केशव प्रसाद मौर्य को कुछ चंद दिनों के लिए आगे किया और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। पर उनके साथ भी वही हुआ जो उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ हुआ। अति पिछड़ों के साथ जो वादा किया था, रोहिणी आयोग और जस्टिस राघवेन कमेटी की सिफारिश 400 पन्ने की सामने आ चुकी है। इसके बावजूद पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, अति पिछड़ा, तीनों के लिए कोई काम नहीं हुआ। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, जबकि इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने, जब कल्याण सिंह की सरकार थी, तब भी इसमें हुकुमचंद कमेटी बनी थी और अति पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात थी। पर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो अति पिछड़ों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सर्व समाज के लिए, सबके साथ सबका विकास की बात करती है। पर जैसे सत्ता मिलती है इसके बाद लोगों को धोखा, जिस तरीके से नौजवानों को धोखा मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप 4 लाख नौकरी की बात करते हैं, पर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर रिक्तियां खाली ना हो और रिक्तियों का कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश बाढ़ से पूरा ग्रस्त है, पर बाढ़ क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे और किसानों का डीजल का रेट 100 रुपया पार कर रहा है। जिस तरीके से लोगों को झूठ और छलावा दिया है, उसमें हमें नहीं लगता कि अब ये 3 महीने के अंदर कोई ऐसा मैसेज दे पाएंगे। और खास तौर से अगर इन्होंने ठगने का काम किया है तो अति पिछड़ों के साथ संजय निषाद जी की बिरादरी के साथ किया है। अगर संजय निषाद इनके साथ जाते हैं, राजभर जी जैसे लोग अगर चुनाव के लिए, वोट के लिए, टिकट पाने के लिए, कुछ चंदा पैसा पाने के लिए अगर जाते हैं तो 110% उनका समाज, उनको, उनके पार्टी समाज जो है उनको अपने समाज से बहिष्कृत कर देगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज, श्रवणों के साथ एक भी कायस्थ को कहीं समायोजित नहीं किया, जबकि इन्होंने बड़ा दावा किया कि हम कायस्थ, यशवंत सिन्हा जी का अपमान किया, शत्रुघ्न सिन्हा जी का अपमान किया, ब्राह्मण नेताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। और अगर कोई निष्कासित या निर्वासित नेता इनके यहाँ जाता है और आम कार्यकर्ता जो भाजपा के लिए 25 साल से काम कर रहा था, उसकी जगह पर किसी दगाबाज को अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और इस तरीके की छोटी सोच और संकीर्ण मानसिकता की पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए अगर किसी जाति धर्म की राजनीति करती है तो ये तो भाजपा पर पूरा आरोप है कि उन्होंने चलिए निषाद पार्टी के ऊपर आपने सवाल किया है। ठीक है, निषाद पार्टी के ऊपर सवाल किया, अजय जी बैठे हैं, उनसे जवाब दे लेते हैं। अजय जी, क्या आप लोग ठगे गए हैं? बबलू जी, बिल्कुल नहीं ठगे गए हैं। आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि जब जब भी हम चीजों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचे हैं, जब जब भी हम अपनी बातें उनके समक्ष रखे हैं, वहां पर प्रचुर मात्रा में समय मिला है। सभी बातों को सुनने के उपरांत उसका जो वास्तविक स्थिति होती है उससे अवगत कराया जाता है। चूंकि बड़ा दल है, बड़े दल में बहुत सारे कोर लोग होते हैं, बहुत सारी डिसीजंस लेने के लिए अधिकृत होते हैं। उन जगहों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय संजय निषाद जी को जो स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उनको जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो मिलती आ रही हैं। अब रह गई बात साहब की प्लेसिंग की, सीटों को मिलने की, उचित व्यवस्था लागू करने की, मछुआ समुदाय को उनके समक्ष प्रस्तुत करके उनको उचित स्थान देने की। ये सभी बिंदुवार बातें हैं जो एक एक करके सॉल्व हो रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी को सुनने का काम करते आएगी और करते जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज जो हम लोगों ने प्लान करके उनके समक्ष रखा है, ये शीघ्र सुनवाई हो जाएगी और हम लोग को उचित स्थान अपना मिल जाएगा। ऐसी चीजों को लेकर के हमने रखा है वहां पर जो चीजें उनको सुनने में ठीक भी लग रहा है। अगर समाज के किसी उपेक्षित वर्ग को जो पीछे 70 साल से उपेक्षित है, उसको अगर यथास्थिति मिलती है, उसको सम्मान मिलता है, उसकी चीजों को सुनी जाती है, जो व्यवस्थाओं से छीड़ हो चुकी है, जो लीक से हट चुकी है, अगर उस समाज को एक एप्रोप्रिएट जगह मिलती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही मिल सकती है। अगर श्रीवास्तव जी ने यह कहा है कि इनको छलावा जा रहा है या इनको जो है उचित स्थान नहीं दिया जाएगा, ये इनका बिल्कुल गलत आकलन है। श्रीवास्तव जी को अपनी बातों को रखने की व्यवस्था नहीं कायम हो पा रही है, इनकी प्लेसिंग नहीं हो पा रही है, तो इनके अधजल गगरी वाली व्यवस्था दिख रही है। अब आप ये बताइए कि अगर किसी दल को किसी समायोजित किसी बड़े दल में समायोजन होना है या वहां पर उनके साथ गठबंधन करके नई व्यवस्था कायम करनी है, तो चीजों को तो सुन के उचित स्थान देने की व्यवस्था कायम करनी पड़ती है। अगर सुनवाई करनी है तो बैठ के करनी है, वो
बैठकों का दौर अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत शीघ्र एक उचित व्यवस्था में कायम अपना स्थान बना पाएंगे। ठीक है मनोज मिश्रा जी, अब सवाल सर मेरा एक ये भी है कि सारी लड़ाई दलितों और ब्राह्मणों पर आकर क्यों टिक जाती है? क्यों दलित और ब्राह्मणों को ही केंद्र बना दिया जाता है? क्योंकि बीएसपी के ऊपर ये आरोप लगता रहा कि साहब दलितों का ही फेवर बीएसपी करती है, तो अब देखिए ब्राह्मण सम्मेलन वो कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी की निगाहें अब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर टिकी हुई हैं। अयोध्या से अपने सम्मेलनों की शुरुआत कर रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या बाकी जातियों के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसके पीछे जाना पड़ेगा। कारण ये है कि 89 के पहले जब पूरे प्रदेश में मतलब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, तो नए या दो ऐसे संयोग बने, मंडल कमंडल कह लीजिए या राम मंदिर मुद्दा कह लीजिए, उसके बाद क्षेत्रीय दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार प्रदेश में बढ़ा जी। और देखिए जो जातियां के मिलने से या एकजुट होने से लगातार जिसकी सरकारें बनती रही या लगातार सरकारें जिनकी जाती रही, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आप जातियों समुदाय इसके बिना आप सर्व विकास की बात करिए, सारी चीजें करिए, लेकिन जब चुनाव आता है तो ग्राम प्रधान से लेकर के संसद का चुनाव भी और टिकट बंटवारे में भी सभी पार्टियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि कौन किस क्षेत्र में कहां कितनी बाहुल्य और कैसी कितनी संख्या में है। मौजूदा स्थिति वही है। देखिए हम पक्ष विपक्ष में सारे पार्टी प्रवक्ताओं की अगर बात सुनिए तो राजभर जी हो, निषाद जी हो या बाकी और भी जो लोग हैं, आप देखिए वर्मा जी थे, आज प्रिया पटेल जी हैं या ओवैसी की बात कर ले, ये किस बात की है? कहीं न कहीं अपने समुदाय, अपने क्षेत्र के, अपने जाति विचार के ये नेता हैं और उनके मिलने से उन पार्टियों का जनाधार बढ़ता है। 2% बढ़े, 4% बढ़े, 6% बढ़े, 8% बढ़े, बात की विषय। लेकिन जब दलित और सवर्ण समाज का एक मायावती जी ने एक समय पर बनाया, सरकारें बनी, लेकिन ये टूटता रहता है। 2014 के बाद बदली परिस्थिति में बार-बार, इसलिए कई बार आपके चैनल में मैंने कहा भी है कि 2014 के बाद जब देश में बहुत कुछ बदला और बहुत लोगों के वोट कटे और बहुत लोगों के वोट बटे और कहीं न कहीं गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2017 में लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार कहिए, गठबंधन की सरकार नहीं थी। 17 साल बाद जब वो आई तो पूर्ण बहुमत के साथ आई। इसका मतलब कि वो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण और क्षेत्रीय पार्टियों का जो जनमानस का उनका समूह था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया और उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। 2019 भी कमोवेश इसका देखिए पुनरावृत्ति हुई। 80 में कितनी सीटें गई आप बेहतर समझ सकते हैं। तो 2022 के चुनाव में वो चाहे पक्ष हो, हम बात कर लें मौजूदा सरकार की, विपक्ष बात कर लें अखिलेश जी की बात कर लें, हम मायावती की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, ये भी तो वही नेता चुन रहे हैं। ये भी तो सब कोई सवर्ण के साथ में, कोई पिछड़े वर्ग के साथ में जो जिस समूह को रिप्रेजेंट करता है उसको जोड़ने की बात करते तो उसकी बात करते। मौजूदा आप देखिए, मौजूदा मंत्रिमंडल विस्तार में भी तो उसी बात की चर्चा हो रही है। किसी ने थोड़ी कहा कि नहीं साहब 4.5 साल तक जब ये चीजें इस तरीके से रही तो अब हम भाग नहीं लेंगे या हम विरोध करते रहे। देखिए नेता, पार्टी पद, ये सब सारी चीजें कहीं न कहीं इसका समावेश होता है और हम 2022 के चुनाव के मद्देनजर ही इस टेंशन को देखते हैं और ये अधिकार मुख्यमंत्री का है, पार्टी का है। लेकिन जब ऐसी चीजें होती तो बातें उठती हैं, खासकर चर्चा निषाद पर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर लगातार हो रही है। जवाब लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष अगर ये कहे कि हम जातीय समीकरण से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा नहीं है। वहां भी लगातार जातीय समीकरण नहीं। तो आप बताइए कि विश्व लगातार ब्राह्मण के जो मंदिरों की बात कर लें, हम परशुराम की मंदिर की बात कर लें, हम लोगों ने वो सभी चीजें देखी है। तो जिसका जहां भला होगा वो उसके साथ जाएगा और ये चुनावी वर्ष है, अब कुछ बचा नहीं है। 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। खैर इसमें कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव है तो बिना जातिगत आंकड़ों के, बिना समीकरण साधने के नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इससे ऊपर नहीं उठेंगे। विकास सबका होता है, सड़कें बनेगी, बिजली बनेगी, पानी बनेगी, हाईवे बनेगा, रोजगार आएगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, ये सबके लिए होता है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर, विधानसभा स्तर के आधार पर कहीं न कहीं सभी पार्टियां अपने संगठन पर इस बात की चर्चा करती हैं कि हमारा वोट बैंक कितना है और दूसरे वोट बैंक हम कैसे कितना खींच सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम सीटें जीतो और सरकार हमारी बने। ठीक है आनंद दुबे जी, हमेशा से समाजवादी पार्टी इस बात को कहती रही है कि साहब आप जिन योजनाओं का जिक्र करते हैं, जिस विकास का दावा आप करते हैं, जिस उत्तम प्रदेश का दावा आप करते हैं, वो सारी योजनाएं तो समाजवादी पार्टी सरकार ने चलाई थी। शिलान्यास हमने किया, उद्घाटन आप कर रहे हैं।
आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आनंद दुबे जी, आपको आवाज मिल रही है सर? चलिए, लगता है आनंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसको ठीक करते हैं कनेक्शन को। अच्छा अजय जी, आप ही जवाब दे दीजिए सर इस बात का। समाजवादी पार्टी कहती रही है कि साहब हमारी योजनाएं और बीजेपी का नाम। निराधार बात है, ये बिल्कुल निराधार बात है। सरकारें जब चलती हैं तो योजनाएं बनती हैं, योजनाएं सरकार रहते पूरी नहीं हो पाती हैं, या अगर हो पाती हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अगली सरकार उसका उद्घाटन करती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर कहीं मान लीजिए कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि उनके द्वारा शुरू की गई थी, बीच में अटक गया था, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा भी तो किया है। और अगर उसको जो फिनिशर होता है वो उसका उद्घाटन करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रह गई बात यह कि आपने कोई ऐसा चमत्कार तो किया नहीं है कि जिसको हम कहें कि आपने चमत्कार कर दिया है। अगर चमत्कार किया है तो उसके साथ क्या किया अत्याचार, ये दुनिया से छिपा नहीं हुआ है। अगर कोई ये आपका आगरा एक्सप्रेसवे को ले लिया जाए, उसमें कितने ज्यादा अत्याचार हुआ, ये जनता इससे वाकिफ है। रह गई बात यह कि कोई भी योजना, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लीजिए। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन की बात करी जा रही थी समाजवादी सरकार में, तो सारी की सारी चीजें अधूरी इसलिए रह गई थी कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त था। और अगर मान लीजिए कि वर्तमान सरकार आकर के उसको फिनिश करती है तो उसको पूरा दायित्व होता है कि उसका ओपनिंग भी वही सरकार करे। सर जी ठीक है। अच्छा जवाब इसका लेते हैं। अब्दुल जी, आप हंस भी रहे थे और जवाब ये भी दीजिए सर, अयोध्या बहुत हो रहा है इस बार, क्या सिर्फ अयोध्या ही है जो 2022 का रास्ता है, बाकी और मुद्दे नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, निषाद पार्टी की जो हमारे वक्ता बोल रहे थे, तो ये भूल रहे हैं कि निषाद पार्टी अगर जो प्रोमिनेंस में आई वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से आई, क्योंकि हमने गोरखपुर से बाई इलेक्शन में क्वालिफाई किया था, उसके बाद प्रोमिनेंस में आया और तभी भारतीय जनता पार्टी की नजर में आया और फिर ये स्विच ओवर कर गए। तो ये जो इनकी जो राजनीति है, मैं समझता हूँ कि वो अपने स्वार्थ से कहीं ना कहीं प्रेरित है और इसीलिए आंख बंद करके देख रहे हैं। अगर ये आंखें खोल कर देखें तो इनको ये दिखता उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लैपटॉप बांटे गए, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए, कोना जो नेशनल इंटरनेशनल रेपुटेशन का जो स्टेडियम बनाया था वो समाजवादियों ने बनाया था। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप लखनऊ के अंदर देखें तो हमने जो है गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम किया, हमने इस प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं सड़कें बिछाने का काम किया हमने। उसमें जो हुआ आपको पता है क्या चल रहा है उसमें जो जांचें चल रही है पता है आपको? एलिवेटेड रिवर फ्रंट की जांचें पता है आपको अब्दुल हफीज साहब? तो किसी चीज में बिठा ली जा सकती है। सीबीआई तो जो है वो सरकार का तोता है, आप बिठा दीजिए, लेकिन 4.5 साल से आप सत्ता में हैं, क्या कर पाए आप जांच बिठा सकते हैं, आप काम रुकवा सकते हैं। आपने जो है पूरा का पूरा गोमती रिवर फ्रंट का काम रुकवा दिया, आपने जेपीएनआईसी जो है वो उसका काम रुकवा दिया, लेकिन जनेश्वर मिश्र पार्क लोग नहीं भूल सकते, आगरा एक्सप्रेस वे नहीं भूल सकते, मेट्रो नहीं भूल सकते, एकोना पार्क नहीं भूल सकते, गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड है वो नहीं भूल सकते, 55 लाख जो है वो पेंशन महिलाओं की वो नहीं भूल सकते, वृद्धा पेंशन नहीं भूल सकते। आप क्या क्या समाजवादी पार्टी का लोगों को भुलाएंगे? लोगों को समाजवादी का पार्टी का काम याद है और इसलिए समाजवादी पार्टी को लोग याद कर रहे हैं। हमने कैंसर हॉस्पिटल दिया, हमने जो है गोरखपुर तक में जो है वो जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल देने का काम किया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की 4 साल में क्या उपलब्धि है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो है समाजवादियों पार्टी के जो काम थे उनके फीते नहीं काटे तो क्या किया है? मुझे एक उपलब्धि गिना दीजिए। चलिए विकास जी से इसका जवाब लेते हैं हम। ठीक है विकास जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया उसका जो क्रेडिट है वो बीजेपी ले रही है? देखिए दोनों की सरकारें खूब रह रही उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी की अब सरकार चल रही है, विकास का दावा किया जा रहा है, इससे पहले बीएसपी समाजवादी पार्टी खूब रही है। आपके पास भी बेहतर इस बार मौका है, क्या तलाश पाएगी कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से गई है आज 32 साल हो रहे हैं, 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ और जितने बिजली घर बने हैं थे सब कांग्रेस के समय के बने हुए हैं और उसका रखरखाव नहीं हो पाया जी। आपने देखा गैर कांग्रेसी सरकारों ने कितनी चीनी मिलें बेच दी, तमाम सारे किसानों को कितना ज्यादा इन्होंने जितना डेंट किया है खेती किसानी को, जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख आय का स्रोत था खेती, उसको सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया जी। आज सिंचाई की जितनी भी बड़ी नहरें बनी है वो सब कांग्रेस के समय की बनी हुई, एक टेल की सफाई तक नहीं हो पा रही। गैर कांग्रेसी सरकारों का जो रवैया है उसको जानने के लिए आपको निश्चित तौर पे गांव में रिपोर्टिंग करने जाना पड़ेगा।
जब गांव में आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारी राइस इसलिए कांग्रेस के नेता जा रहे हैं गांव पे रिपोर्टिंग खेती करने। किसानी बाजार बंद हो चुका है। लोगों को जो समर्थन मूल्य पर जो देना है वो सरकार देने में आनाकानी कर रही है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर सरकार औने पौने दाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने धान की खरीद किया है। 1700 रुपए देना था, 1100 रुपए देना पड़ा है। लेकिन में लोगों को अपना अनाज बेचना पड़ा है। जितनी भी बड़ी योजनाएं थी सबकी रिपैकेजिंग किया इन लोगों ने। जो भी स्वास्थ्य सुरक्षा चिकित्सा जितनी भी केंद्र की योजनाओं के दम पर उत्तर प्रदेश चल रहा है, केवल मनरेगा, स्वास्थ्य मिशन और मिड डे मील, जिसकी वजह से गांव में समृद्धि और लोगों को सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ है। और आज ये उन योजनाओं को भी लगातार बजट में कटौती कर रही है भाजपा सरकार। पूर्ववर्ती सरकारों का भी रवैया ऐसा रहा, किसी ने फूड सिक्योरिटी बिल को नहीं आगे बढ़ाया। और आज लोग केवल यही बता रहे हैं हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना इन्होंने नाम रखा है, पर आज 400 रुपए वाला सिलेंडर 1000 ठीक है सर, पहुंच गया। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी। जिस तरीके से लोगों को एम्बुलेंस के नाम पर करोड़ों करोड़ों की आपने देखा किस तरह सिमों की हत्याएं हो रही थी, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा था। मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, ब्राह्मणों के प्रति चिंता जता रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे बसपा रहा हो। 2007 में अगर 89 टिकट दिया तो 59 टिकट दिया। 2017 में बसपा ने मात्र 28 टिकट ब्राह्मणों को दिया। आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा वो समय भूल गए जब बसपा की सरकार थी तो किस तरह ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी, ब्राह्मण अधिकारियों का उत्पीड़न हो रहा था उनसे। ठीक है, जितिन प्रसाद को लेकर भी एक टिप्पणी कर दीजिए सर। और आज जब पूरी तरीके से विकास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आपकी आवाज अब आई जी। विकास जी, मैं कह रहा था कि जितिन प्रसाद को लेकर भी एक टिप्पणी कर दीजिए, उनका भी नाम है कैबिनेट में शामिल करने के लिए। मैंने तो बहुत पहले टिप्पणी किया, आपने उसको समझा नहीं। अगर कोई पार्टी अपने 25 साल 30 साल के वर्कर को अगर कहीं न्याय देती है तो वर्कर का उत्साह बढ़ता है, उस पार्टी की नीति का चरित्र दिखाई पड़ता है। जिस पार्टी में दगाबाजों को, दूसरे दल के आए हुए लोगों को, जिन लोगों ने 30 साल 20 साल केवल दूसरे पार्टी में मलाई काटी और जब संघर्ष का समय आया और संघर्ष करने से हिम्मत नहीं और जाकर उन लोगों से मिल गए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, यानी आपको लोगों की पहचान नहीं हो पाती है, इसका मतलब ये है। आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, अब समय कम है सर, प्लीज। देश की समृद्धि और निर्माण में प्लीज आनंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है। चलिए, लगता है आनंद जी तक आवाज नहीं जा रही है। मनोज जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट। ठीक है सर, विकास जी समय नहीं है सर, प्लीज सर, प्लीज मनोज जी बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट, बहुत जल्दी एक फाइनल। क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का, बहुत जल्दी से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है प्रदेश सरकार और विपक्ष दोनों पूरे चुनावी मूड में और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और सरकार की कमियों को विपक्ष लेकर के बात करता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, मैं चाह रहा हूँ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर हम पीछे जाएं तो प्रदेश में सरकारें कम होती हैं और ये मौजूदा प्रदेश सरकार बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी क्रम में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के संगठन से लेकर गांव दर्शन यात्रा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने जाना, चुनाव खत्म हुआ, परिणाम हुआ, फिर संगठन पे लग जाते हैं। जो स्थिति है, लगभग 1.5 साल होने के बाद बहुत कुछ बदली है। जो लोग यहाँ से बाहर रोजगार पाने के लिए गए तो वापस भी आए हैं, बहुत लोग रुक गए, बहुत लोग नहीं गए, तो बहुत सारी चीजों का मिला जुला असर। लेकिन विपक्ष सरकार और सत्ता बनाने पर जितना आरोप करना हो कर रहे, लेकिन 4.5 साल में जनता ने ये भी देखा कि विपक्ष गायब था। जनता के मुद्दों को लेकर के हमने देखा, वर्ग की चर्चा होती थी कि लोगों को सड़क पे होना चाहिए। तो अब समय आ गया, तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो बात करे, जवाबदेही भी बनती है। और जवाब दोनों तरफ से मैं फिर कहूंगा, अगर पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सरकार को कटघरे में खड़े। ठीक है, कुल मिलाकर विपक्ष की अगर जिम्मेदारी है तो आनंद दुबे जी, जवाबदारी सरकार की भी है। आनंद जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, बहुत देर से इन लोगों ने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया, मेरा फोन लगातार कटा हुआ था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके पास जनता के बीच में जाने का कोई आधार नहीं है। इसीलिए ये पार्टियां जाति और जमात के नाम पर राजनीति शुरू कर चुकी हैं। जो पार्टियां ब्राह्मणों को गाली देने का काम करती थी, जो पार्टियां पिछड़ों के अधिकार के नाम पर एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का काम करती थी, जो पार्टियां भगवान श्री राम का अपमान करती थी, उनके अस्तित्व को नहीं मानती थी, आज वो अयोध्या में जाकर सम्मेलन कर रहे हैं, भगवान राम के नारे लगा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, जो राम का नहीं है वो परशुराम का नहीं है और वो किसी काम का नहीं है। तो ये निकम्मी और नाकाम पार्टियां हैं। जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है, इसलिए
आने वाले समय में जनता फिर इनको सबक सिखाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय चलिए, जनता बहुत पार्टी की बहुत शुक्रिया आपका आनंद दुबे जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनोज मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज गांधी जी आपका बहुत शुक्रिया। पीयूष मिश्रा हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। अजय सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया और विकास श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अयोध्या केंद्र है इस बार 2022 के चुनाव का, ब्राह्मण केंद्र है, दलित केंद्र है, सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं और साथ ही अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी टिकी हुई हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।